नमस्कार। आज हम बात करेंगे सत्ता की साझेदारी पर। देखिए, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, जो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए एक दो-धारी तलवार जैसा है। अगर सही से इस्तेमाल हुआ तो देश को मजबूत बना सकता है, और अगर अगर इसे ठीक से हैंडल नहीं किया गया तो ये देश की नींव तक हिला सकता है। अक्सर एक बात कही जाती है, एक सीधा सा इक्वेशन बना दिया जाता है कि पावर शेयरिंग का मतलब है पावर को बांटना, और पावर को बांटने का मतलब है देश को कमजोर करना। सुनने में बड़ा लॉजिकल लगता है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये बात वाकई सच है? तो आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे, और इसे समझने के लिए हम दो देशों की कहानियों का सहारा लेंगे। देखेंगे कि जब पावर को शेयर किया गया तो क्या हुआ, और जब नहीं किया गया तो उसके नतीजे कितने अलग थे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने हैं दो देश, और दोनों के सामने चुनौती एक ही थी। अपने समाज में जो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे, उनको एक साथ कैसे लेकर चलना है। ये दो देश हैं, बेल्जियम और श्रीलंका। साइज में दोनों ही काफी छोटे हैं, पर दोनों की आबादी में कई तरह के भाषाई और जातीय समूह रहते हैं। तो प्रॉब्लम तो आप देखिए एक जैसी ही थी, लेकिन इसे सुलझाने के लिए जो रास्ते अपनाए गए वो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे। पहले बेल्जियम की बात करते हैं। यहाँ का एथनिक मेकअप ना काफी कॉम्प्लेक्स है। पूरे देश में देखें तो डच बोलने वालों की मेजॉरिटी है, करीब करीब 59%। पर मजे की बात यह है कि राजधानी ब्रुसेल्स में कहानी एकदम पलट जाती है। वहां 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। अब आप सोचिए ये कितनी अजीब और टेंशन वाली सिचुएशन रही होगी। अब आते हैं श्रीलंका पर। यहाँ की सिचुएशन बेल्जियम से थोड़ी अलग थी। यहाँ सिंघली बोलने वालों की एक क्लियर मेजॉरिटी थी, लगभग 74%, और तमिल बोलने वाले थे करीब 18%। मतलब यहाँ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच का जो गैप था वो काफी बड़ा था। तो चलिए पहले श्रीलंका की कहानी देखते हैं कि उन्होंने क्या रास्ता चुना। और ये वो रास्ता था जहां मेजॉरिटी को सब कुछ माना गया। श्रीलंका की सरकार ने आजादी के बाद जो पॉलिसी अपनाई उसे कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म या बहुसंख्यकवाद। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि जिस कम्युनिटी की आबादी ज्यादा है वो जैसे चाहे वैसे देश पर राज कर सकती है, और इस चक्कर में माइनॉरिटी की इच्छाओं और जरूरतों की कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। और आजादी के बाद यही हुआ। एक के बाद एक ऐसे कानून लाए गए जिनसे सिंघली कम्युनिटी का दबदबा और बढ़ता गया। 1956 में तो हद ही हो गई। एक एक्ट पास करके सिंघली को देश की अकेली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। तमिल को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। यही नहीं, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो या सरकारी नौकरी, हर जगह सिंघली लोगों को प्रेफरेंस मिलने लगी। अब जाहिर है इन सबका तमिल कम्युनिटी पर बहुत बुरा असर पड़ा। उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो अपने ही देश में पराये हो गए हैं। उनके साथ खुलेआम भेदभाव हो रहा है, उनकी भाषा, उनके कल्चर को दबाया जा रहा है। और धीरे धीरे दोनों कम्युनिटीज के बीच नफरत और अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो गई कि उसे भरना लगभग नामुमकिन सा हो गया। और इस बढ़ते अलगाव का नतीजा क्या निकला? एक भयानक सिविल वॉर। एक ऐसा गृह युद्ध जो सालों तक चला, जिसमें हजारों लोगों की जान गई और देश की इकोनॉमी और सोसाइटी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ये एक बहुत बड़ा सबक था कि पावर शेयर करने से इनकार करने की कीमत कितनी ज्यादा हो सकती है। तो ये थी श्रीलंका की कहानी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए बेल्जियम चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने इस मुश्किल चुनौती का सामना कैसे किया। श्रीलंका से बिल्कुल उलट, बेल्जियम के लीडर्स ने यह बात समझ ली थी कि अगर देश को एक रखना है तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। उन्होंने टकराव का रास्ता छोड़कर अकोमोडेशन यानी मेल मिलाप का रास्ता चुना। और ये आसान नहीं था। इसके लिए उन्होंने 1970 से 1993 के बीच अपने संविधान में एक या दो बार नहीं बल्कि 4 बार बदलाव किए। तो सवाल है कि बेल्जियम ने किया क्या? उन्होंने एक बहुत ही इनोवेटिव मॉडल तैयार किया। पहला स्टेप, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर्स की संख्या बराबर होगी। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट की कई पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी गई। तीसरा, जो सबसे बड़ा झगड़ा था यानी राजधानी ब्रुसेल्स, वहां एक अलग सरकार बनाई गई जिसमें दोनों कम्युनिटीज को बराबर की हिस्सेदारी मिली। और इतना ही काफी नहीं था तो एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई जिसका काम था सिर्फ कल्चर और भाषा से जुड़े मुद्दों को देखना। हाँ, मानता हूं सुनने में ये मॉडल काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर सबसे जरूरी बात यह है कि इसने काम किया। बेल्जियम ने इस मॉडल की वजह से न सिर्फ एक सिविल वॉर को टाला बल्कि देश को टूटने से भी बचा लिया। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि पावर शेयरिंग देश को कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाती है। तो बेल्जियम और श्रीलंका, इन दो कहानियों से हमें क्या पता चलता है?
पावर शेयरिंग आखिर जरूरी क्यों है? देखिए, पावर शेयरिंग के पक्ष में मोटे तौर पर दो तरह के कारण दिए जाते हैं। पहला है प्रूडेंशियल रीजन, मतलब समझदारी भरा कारण। सीधी सी बात है, पावर शेयर करने से अलग अलग ग्रुप्स में झगड़े कम होते हैं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है। और दूसरा है मॉरल रीजन, यानी नैतिक कारण। यह कहता है कि पावर शेयरिंग तो डेमोक्रेसी की आत्मा है। उसका असली मतलब ही यही है कि जिन लोगों पर शासन हो रहा है उनकी भी शासन में भागीदारी हो। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि पावर शेयरिंग क्यों अच्छी है, तो सवाल ये उठता है कि इसे किया कैसे जाता है। आजकल की डेमोक्रेसीज में इसके क्या तरीके हैं? इसके 4 कॉमन तरीके हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, मतलब सरकार के अलग अलग अंगों, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच पावर का बंटवारा। दूसरा है वर्टिकल, यानी अलग अलग लेवल्स पर, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स। तीसरा सोशल ग्रुप्स के बीच, जैसा हमने बेल्जियम के केस में देखा। और चौथा है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच, जिसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कोलिशन गवर्नमेंट्स या गठबंधन सरकारें। चलिए, अब इस पूरी चर्चा की आखिर में एक असली दुनिया की पहेली पर नजर डालते हैं, एक ऐसी दुविधा जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। ये कहानी है लेबनान के खलील की। देखिए, लेबनान में भी एक बहुत भयानक सिविल वॉर हुआ था। जब वो खत्म हुआ तो एक पावर शेयरिंग अग्रीमेंट किया गया। इसके तहत देश के जो टॉप पद हैं, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वो अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए फिक्स कर दिए गए ताकि दोबारा लड़ाई ना हो। लेकिन खलील को यह सिस्टम पसंद नहीं। वो चाहता है कि एक नॉर्मल डेमोक्रेसी हो, जहां जो सबसे ज्यादा वोट लाए वो जीते। पर उसके घर के बड़े बुजुर्ग, जिन्होंने उस जंग की तबाही देखी है, वो कहते हैं कि बेटा, यही सिस्टम है जो हमें शांति से जीने दे रहा है। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। अगर लेबनान के नियम दोबारा लिखने का मौका मिले तो सही रास्ता क्या होगा? फिक्स्ड नियमों के साथ शांति, या फिर एक खुली डेमोक्रेसी जिसमें बराबरी तो हो पर फिर से टकराव का खतरा भी हो? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है।